प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, आनुवांशिकी में मेंडल का क्या योगदान था। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें इसका पहला विकल्प है ए, विकास का सिद्धांत। विकल्प बी है वंशानुगति के नियम। विकल्प सी है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ऑप्शन डी है डीएनए की खोज। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेंडल ने जो है आनुवांशिकी में वंशानुगति के नियम दिए थे, जिसके कारण इसको आनुवांशिकी का जनक भी कहा गया। अब हम देखते हैं इसका जो पहला विकल्प दिया गया है, विकास का सिद्धांत, वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद देखते हैं इसका जो विकल्प सी दिया गया है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, इसके बारे में बताया था लेमार्क ने, जिसके कारण इसे लेमार्कवाद का सिद्धांत भी कहा गया। इसके बाद है ऑप्शन डी, डीएनए की खोज। डीएनए की खोज की गई थी फ्रेडरिक द्वारा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तत्व के बारे में बताना है। 4 विकल्प दिए गए। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है वायु और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। इसके अलावा जो अन्य विकल्प इसके दिए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जल जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। इसके बाद देखते हैं वायु। वायु जो है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें होती हैं। और इसके बाद है ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम और क्लोराइड का मिश्रण होता है इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की न्यूनता का परिणाम नहीं है? 4 विकल्प दिए गए इसमें। ऑप्शन ए है रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन बी है निम्न उपज, ऑप्शन सी है प्रभावित प्रजनन, ऑप्शन डी है अल्प वृद्धि। तो न्यूनता का परिणाम नहीं है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं न्यूनता के परिणाम कौन कौन से हैं। इनमें से निम्न उपज जो है वो न्यूनता का एक परिणाम है, प्रभावित प्रजनन जो है वो न्यूनता का एक परिणाम है, और अल्प वृद्धि भी क्या है? न्यूनता का एक परिणाम है। यानी तत्वों की न्यूनता के कारण ये परिणाम हमें दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए, यानी परिणाम नहीं है। तत्वों की जो न्यूनता है उसका परिणाम नहीं है, इसमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में जो वृद्धि है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सबसे भारी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं? 2, 8, 5 और 16 इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दे रखा है 8, यानी सबसे भारी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। यदि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे भारी कक्षा में तो परमाणु जो है वो अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा और उत्कृष्ट गैस का विन्यास धारण कर लेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जिसमें पूछा गया है, जब ब्रायोफिल्म से अलग हुआ एक पर्ण नम मृदा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए इसमें। ऑप्शन ए है यह पर्ण के किनारों पर स्थिर खांच से नए पादप उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी है इसमें क्लोरोफिल की कमी दिखाई देती है, ऑप्शन सी है यह जल अवशोषित करके बड़ा हो जाता है, और ऑप्शन डी है यह अपघटित हो जाता है। जिसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रायोफिल्म क्या करता है? पर्ण के किनारों पर स्थित खांच से नए पादप उत्पन्न करता है नम मृदा के संपर्क में आने से। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, यदि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता निरंतर बदलती है तो यह क्या इंगित करती है? ऑप्शन ए स्थिर वस्तु, ऑप्शन बी असमान चाल को, ऑप्शन सी तात्क्षणिक विराम को, ऑप्शन डी एक समान चाल को।
दूरी समय ग्राफ की प्रवणता निरंतर बदलने के कारण क्या होती है, जो चाल होती है वो असमान हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओम के नियम के आलोकी निरूपण का सही वर्णन करता है। ओम का जो नियम है वो वी और आई के बीच होता है। तो आलेख पूछ रहा है इसका, वी और आई का जो आलेख होता है वो इस प्रकार का होता है। अब आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से ये वाला आलेख का जो वर्णन है वो किस में किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए पढ़ते हैं, एक अति प्रबलिक वक्र, ये अति प्रबलिक वक्र नहीं है। ऑप्शन बी है एक दीर्घाकार दीर्घवृत्ताकार वक्र, दीर्घवृत्ताकार भी नहीं है। ऑप्शन सी अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, वो भी नहीं है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन डी, मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा। देखो ये मूल बिंदु से जा रही है और एक सरल रेखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है इसका, प्रश्न संख्या 8, एक कोशिकीय जीवों में खालिस्तान प्रजनन की विधि है, यानी यहाँ प्रजनन की विधि पूछी गई है एक कोशिकीय जीवों में। विकल्प दे रखा है इसका, ऑप्शन ए है खंडन, ऑप्शन बी है पुनर्यौवन, ऑप्शन सी है विखंडन और ऑप्शन डी है पुनर्जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में विखंडन प्रजनन की विधि है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसका, प्रश्न संख्या 9, लवण जल में घुल जाता है क्योंकि, ऑप्शन ए दे रखा है इसका, जल में मिलाने पर यह शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन बी, इसका घनत्व जल से कम होता है और यह आसानी से प्लवन करता है। ऑप्शन सी है, जल के कणों के बीच आयनों के प्रवेश के लिए अधिक स्थान होता है। और ऑप्शन डी है, यह तापमान पर पिघलकर बर्फ बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, लवण जल में घुल जाता है क्योंकि जल के कणों के बीच आयनों में प्रवेश के लिए अधिक स्थान होता है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, एक प्रयोग के दौरान एक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके लाइसोसोम फट जाते हैं जिससे पाचक एंजाइम कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। आगे क्या होने की सबसे अधिक संभावना होती है। ऑप्शन ए इसका पहला विकल्प है, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन बी, कोशिका का आकार बढ़ेगा। ऑप्शन सी, केंद्रक तेजी से विभाजित होगा और ऑप्शन डी है, कोशिका स्वयं नष्ट हो जाएगी और मर जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कोशिका जो है वो स्वयं नष्ट हो जाएगी और मर जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है इसका, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषमांगी मिश्रण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है, ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित होते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। विकल्प बी है इसका, ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और उन्हें आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। ऑप्शन सी, एक शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक तरीकों से और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। और ऑप्शन डी है, 2 या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना यौगिक। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषमांगी मिश्रण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करने के लिए विकल्प बी इसका राइट हो जाएगा। ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और उन्हें आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है, ये विषमांगी मिश्रण को परिभाषित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कंपन करने वाले पिंड द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है, एक स्थिर पंखा। ऑप्शन बी, बिना आवाज के दोलन करता हुआ एक पेंडुलम। ऑप्शन सी, एक चलती हुई कार। ऑप्शन डी, एक निनाद करता हुआ सवृत्र द्विभुज। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक निनाद करता हुआ सवृत्र द्विभुज। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जब कोलाइडी विलयन में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है तो देखे जाने वाले प्रभाव का नाम क्या है। विकल्प ए है टिंडल प्रभाव, विकल्प बी है परिक्षेपण, विकल्प सी है अपवर्तन, विकल्प डी है परावर्तन। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिंडल प्रभाव। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जल, कांच और हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है हमें 1.33 जल का है, कांच का 1.5 और हीरे का 2.42 है। प्रकाश गमन करता है, प्रकाश जो है वो विरल माध्यम में यानी
निर्वात में तेजी से गमन करता है, यानी इसकी निर्वात में जो चाल है वो सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हम यहाँ देखते हैं जल, कांच और हीरे में से किसमें जो प्रकाश है वो अधिक यानी तेजी से गमन करेगा। पहला विकल्प दिया गया इसका माध्यम चाहे जो भी हो समान चाल से, नहीं, माध्यम के साथ परिवर्तित होती है प्रकाश की चाल। बी कांच माध्यम में सबसे तेज, सी जल माध्यम में सबसे तेज और डी हीरा माध्यम में सबसे तेज। तो हमें पता है विरल माध्यम में सबसे तेज होगी, तो इनमें विरल जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है उसमें सबसे तेजी से गमन करेगा। यहाँ जो है जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल माध्यम में सबसे तेज। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है इसमें, तो हम देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है उत्प्लावक बल विस्थापित बराबर तरल का भार। ऑप्शन बी है उत्प्लावक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। ऑप्शन सी है उत्प्लावक बल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी है पूर्णतः निगमन पिंड के लिए उत्प्लावक बल अधिकतम होता है। तो यहाँ हमें 3 कथन जो है वो सही मिले हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्प्लावक बल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, यह कथन गलत है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। ऑप्शन ए, प्रत्येक कोशिका अंगक एक विशेष कार्य करता है। ऑप्शन बी, वे सुकेंद्रकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, वे प्राक केंद्र की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी है वे झिल्लीबद्ध संरचना है। यहाँ इसका जो राइट आंसर यानी गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, वे प्राक केंद्रीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, खालिस्तान कोशिका में एक गहरी गोलाकार संरचना है जो पदार्थ विनिमय के लिए छिद्रों वाली खालिस्तान झिल्ली से घिरी होती है या घिरा होता है। पहला विकल्प है केंद्रकाभ और एकल। दूसरा ऑप्शन है बी, केंद्रक और दोहरी। सी है रसधानी और एकल। और डी है केंद्रकाभ और दोहरी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रक कोशिका में एक गहरी गोलाकार संरचना है जो पदार्थ विनिमय के लिए छिद्रों वाली दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, कुकिंग के समय उबलने के दौरान निकलने वाले भाप से यदि कुक का हाथ स्पर्श हो जाता है तो जलन महसूस होने से पहले ही वह अपना हाथ क्यों खींच लेता है। विकल्प ए है क्योंकि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया आरंभ कर देता है। ऑप्शन बी, क्योंकि मस्तिष्क प्रतिक्रिया में विलंब कर देता है। ऑप्शन सी, क्योंकि ऊष्मा शीघ्र वाष्पित हो जाती है। और ऑप्शन डी है क्योंकि उसके हाथ की पेशियां भाप का पता लगा लेती हैं। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मेरुरज्जु जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया आरंभ कर देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा गया है जब कोई अम्ल किसी अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किन उत्पादों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है सार और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन बी है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन सी है लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी है धातु ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकलती है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, एक उपग्रह है 42,250 किलोमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में घूमता है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। यदि एक नया उपग्रह इस त्रिज्या के आधे परिक्रमा करता है लेकिन समान अवधि बनाए रखता है तो उसकी चाल वी न्यू की तुलना में मूल चाल से कैसे की जाएगी। यहाँ ऑप्शन दे रखा है देखो, बराबर होगी, 2 गुना होगी, आधा होगी या फिर 4 गुना होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो उपग्रह है यदि एक नया उपग्रह इस त्रिज्या के आधे आधे पर परिक्रमा करता है तो जो नई चाल है वो ओरिजिनल चाल की आधी हो जाएगी। तो यहाँ इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, वी न्यू बराबर वी ओरिजिनल की आधी यानी 0.5 गुना। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है 21 नंबर,
प्रतिरोध R वाली एक विद्युत स्त्री के सिरों पर विभवांतर V लगाने पर जब उसमें धारा I प्रवाहित होती है तो उसके साथ एक शक्ति P संबद्ध होती है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? P, V और R के बीच में संबंध बताना है। तो P बराबर क्या होता है? VI। इससे दो सूत्र और जनरेट होंगे देखो, क्योंकि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR इसमें रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R। तो यहाँ देखो इसमें दे रखा है ये वाला विकल्प जिसमें ऑप्शन बी है I स्क्वायर R दिया हुआ है और ऑप्शन डी है VI। और इसके बाद हम देखते हैं P बराबर VI, इसमें I का मान रखते हैं तो P बराबर हो जाएगा V गुणा I का मान होता है V बटा R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ ये भी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए भी सही हो गया और ऑप्शन डी भी सही हो गया और ऑप्शन बी भी सही हो गया। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन सी, संबंध सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही नहीं है। P बराबर V अपॉन I नहीं होता है कभी भी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है जिसकी संरचना पिंजरे के जैसी होती है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी फुलरीन। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुलरीन। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जिसमें पूछा गया है जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें से चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। कार्य को धनात्मक तब कहा जाता है जब ऑप्शन ए कोई विस्थापन नहीं होता, ऑप्शन बी बल विस्थापन के लंबवत होता है, ऑप्शन सी बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं और ऑप्शन डी बल और विस्थापन विपरीत होते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल और विस्थापन एक ही दिशा में होने पर कार्य धनात्मक होता है और विपरीत दिशा में होने पर कार्य ऋणात्मक होता है। इसके बाद इसका लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। रेडॉक्स विस्थापन अभिक्रिया में यदि तत्व X इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और तत्व Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए दोनों ऑक्सीकृत होते हैं, ऑप्शन बी X का ऑक्सीकरण होता है और Y का अपचयन होता है, ऑप्शन सी X का अपचयन होता है और Y का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन डी दोनों अपचयित होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, X का ऑक्सीकरण होता है और Y का अपचयन होता है। यानी जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है और जो ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।